अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। रीड विद अक्सा में आपको खुश आमदीद। आज सुनाने वाली हूँ मैं अंकबुत बाय नूर राजपूत, एपिसोड 4 पार्ट 1। चलो चलते हैं नॉवल की जानिब। विलियम वली। मार्फत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। आज कलम नूर राजपूत, बाब दोम, डिफ़ॉल्ट पीस। किस नंबर 4। हर घर में बच्चों को दर्जेबंदी कुछ इस तरह की जाती है, बड़ा, दरमियाना और फिर छोटा। सबसे पहले बात करते हैं घर के बड़े बच्चों की। ये वो बच्चे हैं जिन्हें निस्बतन ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, ज़्यादा मेहनती, ज़्यादा समझदार, निस्बतन ज़हीन और कमगो। ये वालिदैन के बाद दूसरे वालिदैन कहलाते हैं। पहला कदम उठाने वाला चाहे अच्छाई की तरफ हो या बुराई की तरफ, लेकिन उनका रुझान ज़्यादातर अच्छाई की तरफ होता है। उन्हें रहनुमाई करनी होती है अपने बाकी बहन भाइयों की, क्योंकि ये बच्चे जानते हैं कि इनके पीछे उनके नक्शे कदम पर चलने वाले छोटे भाई बहन मौजूद हैं। घर के बड़े बच्चे की पूरी ज़िंदगी परफेक्ट बनते गुजर जाती है, सबके पसंदीदा और कभी कभी बाकियों के लिए कुर्बानियाँ देते ये फैसले लेने वाले होते हैं, इसलिए ज़्यादा इनकी ज़िंदगी सोचते समझते गुजर जाती है। दूसरा नंबर पर हम बात करेंगे घर के सबसे छोटे बच्चों की। सबसे ज़्यादा हसास, उन्हें या तो सबसे ज़्यादा तवज्जो प्यार मिलता है, ज़्यादा तवज्जो मिलती है या तो तवज्जो मिलती ही नहीं है। ये बच्चे बचपन से ही तेज़ तर्रार और तीखे होते हैं, हर चीज़ पर गहरी नज़र रखने वाले, गहरा मुशाहदा करने वाले। उनके पास ख़ानदान की खबरें होती हैं। उन्हें ज़्यादा गलती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये अपने बड़े भाई बहन की गलतियों से ज़्यादा सीखते हैं। घर संभालने की पूरी जिम्मेदारी कभी कभी इन पर आ जाती है। मिडिल क्लास घरों में सबसे ज़्यादा छोटा भाई बहन सौदा सल्फ लाने वाला और छोटी बहन काम वाली कहलाती है, और उन्हें सबसे ज़्यादा ज़हनी मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये अपनी उम्र से जल्दी समझदार हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी कम उम्री में ही काफ़ी कुछ देखा होता है। और तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं दरमियान वाले बच्चे की। उन्हें बयान करना थोड़ा मुश्किल है, इनके लिए मुनासिब लफ्ज़ डिफ़ॉल्ट पीस है। उनकी सेटिंग डिफ़ॉल्ट होती है, यानी ऑटोमेटिक। इस सेटिंग को तब्दील नहीं किया जा सकता। इन्हें समझना या समझाना पत्थर से सर फोड़ने के बराबर है। उनका दिमाग अलग रुख पर बहता है। ये वो बच्चे हैं जिन्हें ख़ानदान में सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है, और यही वो बच्चे हैं जिन्हें ख़ानदान में सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस लाया जाता है, लेकिन अच्छे अल्फाज में तो हरगिज़ नहीं। ये मुँहफट और बदतमीज़ कहलाए जाते हैं। इनकी गंगा उल्टी बहती है, न उनकी छोटे भाई बहनों से बनती है और न ही बड़े भाई बहनों से। इनका काम खाना पीना और दूसरों का जीना हराम करना होता है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कोई उनके बारे में क्या सोचता है। ये जिम्मेदारियाँ हसास नहीं होते, बल्कि ये शिद्दत पसंद होते हैं। ये बड़े और छोटे के दरमियान पिसे होते हैं, इसलिए थोड़े रफ टफ से लगते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया में आग लगे ये दुनिया में क़यामत आ गई हो, क्योंकि इनको अपनी दुनिया में अलग होती है। ये तो आज तक नहीं जान पाया उनकी दुनिया कौन सी होती है, पर कोई तो होती है। इन्हें मुतासिर करना इतना आसान नहीं है। इन्हें आप या तो सबसे आगे देखेंगे या सबसे पीछे। दरमियाना रवैया उनके कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये या तो मॉडल बने घूमते हैं या फिर मिस्कीन फ़कीर जिन्होंने कभी कुछ नहीं देखा हो। कहा जाता है इनकी फैमिली में सबसे ज़्यादा इस्तेहाल होता है, पर सच्चाई तो ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेहाल यही करते हैं। ये दुनिया को जूते की नोक पर रखते हैं। ये बाकी बहन भाइयों के कपड़े जूते इस्तेमाल करके उन पर एहसान करते हैं। ये माँ बाप की वो औलाद है जिसके साथ हमेशा कोई ना कोई मसला रहता है, और ये जानवर की वो दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। उनकी इससे ज़्यादा तारीफ क्या की जा सकती है। और ऐसा ही एक डिफ़ॉल्ट पीस जोसेफ पैटरसन के घर में भी पैदा हुआ था, जिसका नाम विलियम जोसेफ था, लेकिन इसका डिफ़ॉल्ट पीस होने की वजाहत अलग थी। मिस्टर जोसेफ ने जितनी परेशानी विलियम की वजह से उठाई थी, जितनी तवज्जो उसे दी थी, और इतनी घर में मौजूद बाकी 3 बच्चों को कुल मिलाकर भी नहीं मिली थी। विलियम अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ पैदा हुआ था, और डिफ़ॉल्ट क्यों था ये तो आप जल्दी ही जान जाएंगे। लेकिन फिल वक्त जोसेफ पैलेस में ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी, और मिस्टर जोसेफ होठ भींचे खड़े थे, जबकि जॉर्ज फोन सुन रहा था।
जॉर्ज पहले से बात कर रहे हैं? दूसरी जानिब से पूछा गया। जी बात कर रहा हूँ। उसका दिल 200 की रफ्तार से धड़क रहा था। मैं सिटी हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ विलियम जोसेफ को लाया गया है, जिनका काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हुआ है। आप प्लीज़ जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचें। फ़ोन बंद कर दिया गया था, जबकि जॉर्ज के हाथ पाँव बाकायदा कांपने लगे। गला खुश हो गया। वो धीरे से पलटा। विलियम का एक्सीडेंट हुआ है, उसने डरते डरते खबर दी। मिस्टर जोसेफ ने जब्त से आंखें मींच ली। या खुदाया, नैनी ने सीने पर हाथ रखकर दुहाई दी। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ चुकी थी। उन्हें विलियम अजीज था। निशा तेजी से जॉर्ज की जानिब बढ़ी, जबकि सोफी ने आगे बढ़कर नैनी को संभाला। विलियम ठीक है ना? ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? निशा घबराई घबराई सी पूछने लगी। ये तो हॉस्पिटल जाकर पता चलेगा। गाड़ी निकालता हूँ, वो तेजी से कहता उनके पहलू से गुजरकर चला गया, जबकि मिस्टर जोसेफ ने पहले ही ड्राइवर को हॉस्पिटल जाने का हुक्म दे दिया था। वो जॉर्ज से पहले हॉस्पिटल से निकल चुके थे। वो कहते हैं मुझसे वो नाराज़ नहीं है। मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन वो मेरा हिस्सा है। उनमें से हर एक मेरा हिस्सा है। जबकि वो चीखते चिल्लाते हैं, जब वो खामोश होते हैं, उनकी आवाज़ें गहरे राज रखती हैं। ये तकलीफ़ पहुँचाती हैं मेरा इससे हिस्से को, मैं हकीकत में हूँ। शाम के साए गहरे हो रहे थे और ऐसे में कमरे के वसत में रखा वो मेज और उस पर जलती वो 3 छोटी बड़ी कैंडल्स अपने तमाम उजालों के साथ कमरे के अंधेरे को मिटाने की कोशिश कर रही थी। इनकी महक मसरूर कुन थी। कमरे के दीवार का कलर क्रीम रंग का था, जो पुरसुकून था। बड़ी सी ग्लास वॉल से बाहर इमारत के अक्ब में डूबता सूरज अपनी आखिरी सांसें लेते हल्की सी शपक छोड़ रहा था। ग्लास वॉल के सामने ही सफ़ेद रंग का डबल सीटर सोफ़ा रखा था। ये बहुत ही साफ सुथरा और आरामदेह था। सफ़ेद सोफ़े के बिल्कुल सामने मेज़ था और दूसरे जानिब 2 सिंगल सोफ़े रखे थे। सफ़ेद रंग के ये सोफ़े आंखों को ठंडक पहुंचा रहे थे। सोफ़े के दाहिने जानिब की दीवार पर बड़ी शेल्फ नकब थी, जिसमें ढेर सारी किताबें थीं, और सोफ़ों के दरमियान जहाँ मेज़ रखा था, क्रीम रंग का बड़ा सा आरामदेह कालीन बिछा था, जबकि बाएं दीवार के करीब एक कतार में पौधे रखे थे, जिनके ऊपर खूबसूरत पेंटिंग्स लटकी हुई थी, और चारों सोफ़ों के अतराफ में बरकी कुमकुम लटक रहे थे, जिनकी रोशनी मध्यम थी। कमरे का फर्श लकड़ी का था और कमरे में ज़्यादा सामान नहीं था। पहली ही नज़र में कमरा सुकून का एहसास दिलाता था। कमरे की इस खामोशी में एक अजीब सी आवाज़ उभर रही थी, वही आवाज़ जो स्केचबुक पर तेज़ी से पेंसिल चलाते वक्त उभरती है। एक 9 साला बच्चा कालीन के वस्त में रखे मेज के करीब नीचे बैठा था। वो स्केचबुक पर तेज़ी से हाथ चला रहा था। कैंडल्स की रोशनी में उसका स्केच वाज़े नहीं था। सफ़ेद टी शर्ट पहने वो कत्थई आंखों वाला बच्चा उस वक्त काफ़ी मसरूफ़ महसूस होता था। दोनों घुटने मोड़े, कोहनियों के बल झुके वो इन हमाक से काम कर रहा था। गहरे भूरे आंखों के हमरंग बाल माथे पर बिखरे थे। वो कई लम्हे यूं ही झुका रहा। उसने सर उठाकर नहीं देखा। खड़ी खड़ी सुइयां तेज़ी से घूमती रही और कुछ देर बाद ग्लास वॉल के मुखालिफ दीवार में नकब दरवाजे के परे टिक टिक की आवाज़ गूंजी। ये लम्हे ब लम्हा आवाज़ तेज होती गई। कोई उसकी जानिब आ रहा था। कमरे का फर्श लकड़ी का था। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर दरवाज़ा खुल गया। हेलो विलियम, एक निस्वानी आवाज़ उभरी। गहरे सुरमई रंग के पिंडलियों तक आती स्कर्ट और सफ़ेद ब्लाउज के साथ वो औरत एक 40 साल खूबसूरत सी औरत थी। आंखों पर सफ़ेद चश्मा था, जबकि बाल जूड़े में बंधे थे। उसकी मुस्कुराहट गायब हुई जब उसे कमरे में कोई नज़र नहीं आया। वो बेताबी से आगे बढ़ी और फिर ठहर गई। विलियम नन्हा वजूद सोफ़े के दरमियान छुपा हुआ था। विलियम ने आवाज़ पर ज़रा सा सर उठाया। अब मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। ये शहर का सबसे बड़ा और मशहूर हॉस्पिटल था, जहाँ अब नॉर्मल बच्चों को लाया जाता था, उनका इलाज किया जाता था। तुम यहाँ छुपे हो? वह पेशवराना अंदाज में मुस्कुराती आगे बढ़ी। हील की टिक टिक गूंज गई। वो सलीना थी, उस शहर की सबसे मशहूर साइकोलॉजिस्ट। विलियम की नज़रें उसके जूतों पर चिपक गई। ऊंची नाजुक सी हील वाले कोर्ट शूज़, जिनकी आवाज़ गूंज रही थी और तब तक गूंजती रही जब तक वो फर्श से गुजरती कालीन पर आकर खड़ी नहीं हुई। इन चंद लम्हों में जब तक वो टिक टिक गूंजती रही, विलियम के चेहरे पर तकलीफ़ के गहरे आसार थे। जैसे ही वो उसके सामने खड़ी हुई,
ولیم کا اٹھا سر جھک گیا۔ وہ اپنے اسکیچ پر متوجہ تھا اور اس کے پاس ڈھیر سارے پینسل کلرز تھے، پر وہ اسکیچز صرف چارکول پینسل سے کرتا تھا۔ کیا تم مجھے دکھاؤ گے تم نے آج کیا بنایا؟ وہ اب گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جھکی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا اور پھر اسکیچ اٹھا کر سیلینا کو دیا۔ وہ اب اسکیچ کو تھامے کھڑی تھی۔ اسکیچ واضح نہیں تھا پر سمجھا جا سکتا تھا۔ ایک شخص تھا جسے زنجیروں میں باندھا گیا تھا، موٹی موٹی زنجیروں سے۔ اس کے سبھی اسکیچ تقریباً ایسے ہی ہوتے تھے۔ کوئی ایسا شخص جو بہت تکلیف میں ہو، جو کہیں قید ہو۔ ویری نائس۔ وہ پھر سے مسکرائی۔ تو کیا اب ہم سیشن شروع کریں؟ اسکیچ کو گول میز کے پر کینڈلز کے قریب رکھتے پر وہ پیار سے بولی۔ ولیم کچھ نہیں بولا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح کھڑا ہوا اور عقب میں رکھے سفید صوفے میں سے ایک پر ٹک گیا۔ وہ بہت پیارا بچہ تھا جسے دیکھ کر ہی اس پر پیار آنے لگتا۔ پھر سے سپنا دیکھا؟ سیلینا بتاسی رنگ کے صوفے پر ٹک گئی۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ مہارت سے بیٹھی تھی۔ اس کی سڈول پنڈلیاں واضح تھی۔ اس کے سوال پر ولیم نے نفی میں سر ہلایا۔ حقیقت میں دیکھا؟ کیا دیکھا؟ اگلا سوال ابھرا۔ ولیم نے ہاتھ بڑھا کر میز پر رکھے اسکیچ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے عقب میں ڈوبتا سورج تھا اور اسی سورج کی کرنیں سیلینا کے چہرے سے ٹکراتی واپس پلٹ رہی تھی۔ یعنی اس نے خواب میں نہیں بلکہ حقیقت میں کچھ دیکھا تھا۔ میں نے سنا کل تم اپنے گھر کے تہخانے میں پائے گئے تھے۔ تم وہاں کیا لینے گئے تھے ولیم؟ وہ اسے پچکار رہی تھی، جبکہ ولیم اب اپنے دونوں ہاتھ مسل رہا تھا، بے چینی اور اضطراب سے۔ چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ آوازیں اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ کوئی چیخ رہا تھا، مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ کل رات بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اپنے اور جارج کے مشترکہ کمرے میں سویا ہوا تھا۔ لکڑی کے مسہری نما پلنگ جن کے چاروں جانب سفید پردے لٹک رہے تھے، اور کمرے میں 2 مسہریوں کے علاوہ وہ دیوار میں نقب لکڑی کی الماریاں تھیں۔ دونوں مسہریوں کے اطراف میں رکھے لکڑی کے میزوں پر لیمپ کے علاوہ 2 مشالیں رکھی تھیں۔ موسم خراب ہونے کی صورت میں جب بجلی بند ہو جاتی تھی، جب ان مشالوں کو جلایا جاتا تھا، تیل پر جلنے والی یہ لکڑی کی مشالیں دیکھنے میں کافی خوبصورت تھیں۔ رات کے اس پہر کافی سکون تھا۔ وہ دونوں اپنے اپنے نرم گراز بستروں میں لیٹے ہوئے تھے۔ کمرے میں موجود جہاز سائز کھڑکی بند تھی، جبکہ پردے سرکے ہوئے تھے، اور پورے چاند کی رات تابناک تھی۔ چاند کی نیلی روشنی کھڑکی کے شیشوں سے منعکس ہوتی ولیم کے وجود سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہی تھی۔ اس کا وجود کسی سفید ہالے میں مقید نظر آتا تھا۔ سفید بستر میں ہلکے نیلے رنگ کے شب خوابی کے لباس میں ولیم اس وقت گہری نیند سویا ہوا تھا۔ جانے دو ڈیڈ پلیز۔ اچانک ایک زوردار آواز ابھری اور ولیم نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کئی لمحے وہ یوں ہی ساکت لیٹا رہا، سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ ابھرنے والی آواز خواب تھی یا حقیقت۔ لیکن اگلے ہی پل اس کا دل اچھل کر اس کے حلق میں آ گیا جب وہ آواز اسے جاگتے ہوئے سنائی دی۔ مجھے جانا ہے، کسی نے درد سے التجا کی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، مشالیں بھی۔ مدھم روشنی والا ایک لیمپ جل رہا تھا، جبکہ چاند کی روشنی میں پورا کمرہ نہایا ہوا تھا۔ ولیم نے ایک نظر ساتھ والے پلنگ پر سوئے جارج کو دیکھا، جو گہری نیند میں تھا۔ پھر وہ بستر سے نیچے اترا آیا۔ اپنا جوتا پہننے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا دروازے تک پہنچا اور زور لگا کر دروازہ کھولا۔ لمبی راہداری تھی جس کے دوسرے جانب نینی کا کمرہ تھا۔ نسا ان کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ داہنے جانب راہداری کے آخر میں بنی کھڑکی پر لگے سفید پردے ہوا سے ہل رہے تھے۔ شاید کھڑکی کھلی رہ گئی تھی، جبکہ دوسری جانب کھلا راستہ تھا۔ ولیم نے ذرا سا سر نکال کر باہر جھانکا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ راہداری میں لگے برقی کمکمیں روشن تھی۔ وہ اب دھڑکتے دل کے ساتھ اس آواز کو سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر وہ کمرے سے نکل کر بائیں جانب چل پڑا۔ آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ تیز تیز چلتے لگا۔ راہداری سے نکل کر وہ سیڑھیوں کی جانب آیا اور پھر سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیاں اترتے وہ نیچے آیا، تہخانے کے دروازے پر۔ ہاں، وہ آواز اندر سے آ رہی تھی۔ اس نے کان لگا کر سننا چاہا اور پھر ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑا تھا، پر وہ آواز اسے اپنی اور بلا رہی تھی۔ پھر اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا۔ نیچے سیڑھیاں تھیں، اندر اندھیرا تھا
उसने गर्दन घुमाकर लाउंज में देखा। मेज पर रखी मशाल नजर आई। वो भागते हुए मशाल उठा लाया और फिर उसे जलाते हुए सीढ़ियाँ उतरता नीचे जाने लगा। आवाज़ अब वाज़ेह हो गई। वो सीढ़ियाँ उतरते नीचे आया और मशाल को थामे आगे बढ़ने लगा। काट कबाड़ जाने क्या क्या भरा पड़ा था और फिर आगे एक जगह वो ठिठक कर रुक गया। सनसनी सी पूरे वजूद में दौड़ गई। जंजीर की हिलने की आवाज़ उभरी ऐन उसके अकब से। वो कई लम्हे यूं ही खड़ा रहा, बुत बने, हलक खुश्क हो गया। खौफ से चेहरा सफ़ेद पड़ गया। होठों पर ज़बान फेरते वो धीरे से पलटा और अगले ही पल उसकी आंखें वहशत से फट गईं। सामने ही एक लंबा तड़ंगा वजूद दीवार से बंधा हुआ। मुझे जाने दो, खुदा का वास्ता है। विलियम को देखते ही वो बेहाल सा बोला। उसके जिस्म पर जगह जगह जख्म थे, कपड़े खून से तर, बाल बढ़े हुए, अजीब सा हुलिया। अगले ही पल विलियम के हाथ से मशाल छुटकर नीचे गिर गई। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाता रहा, यहाँ तक कि जोसेफ पेलिस की उसकी चीखों से गूंज उठा और फिर अगले ही लम्हे वो बेहोश होकर गिर चुका था। तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। वो उसे बोलने पर उकसा रही थी। सलीना की आवाज़ पर वो चौंक कर रात वाले वाक़ये से बाहर आया। आंखों में अब तक वहशत थी। वो बोलने के लिए पर तोलने लगा। मिस्टर जोसेफ को 10 मिनट लगे थे उसे पूरे पैलेस में ढूंढने में और फिर तहखाने तक पहुंचने में जहां वो बेहोश मिला था। मैंने देखा, वो वहाँ कोई था। वहाँ नीचे जंजीरों से किसी को बांधा गया था। वो चीख रहा था, उसे हेल्प चाहिए थी। 2 लाइनों के इस जुमले पर विलियम का सारा खून निचोड़कर चेहरे पर आ गया। थोड़ी गर्दन से जा लगी। सलीना तशवीशनाक नज़रों से उसे देखती रही। वो उसे बच्चे को समझने की पूरी कोशिश कर रही थी जिसका पिछले 2 साल से इलाज चल रहा था। उसे हेलुसिनेशंस होते थे, बसरी, समाती और लम्सी हेलुसिनेशंस। वो ऐसी चीज़ों को देखता, सुनता और महसूस करता था जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। विलियम, सलीना ने उसे बेसाख्ता पुकारा। वो रो देने को था। तुम एक समझदार बच्चे हो विलियम, सच्चाई और सपनों में फ़र्क करना सीखो। सलीना उसे रोने पर पहलू बदल कर रह गई। उसे विलियम बहुत पसंद था, पर सारी कोशिशों के बावजूद वो उसकी ये बीमारी बढ़ती जा रही थी। मिस्टर जोसेफ तुम्हें सुबह तहखाने में दोबारा लेकर गए थे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, है ना? विलियम की तस्दीक चाहिए, जबकि वो अपने मोटे मोटे आंसू पीता सिर्फ सर हिलाकर रह गया। मिस्टर जोसेफ उसे दिन में तहखाने में वापस लेकर गए थे, पर वहाँ कोई नहीं था। वो कुछ और भी कह रही थी, फिर आवाज़ें मध्यम हो गई, सरगोशी नुमा, और फिर वो ख़त्म होने लगी। वक्त तेज़ी से भाग रहा था जोसेफ पेलिस की जानिब जहाँ वो रहता था। 5 साल का था विलियम जब पहली बार उसे जोसेफ पेलिस लाया गया। मिस्टर जोसेफ की उंगली पकड़े वो आलीशान महल में दाखिल हुआ। उसके इस्तकबाल के लिए वहाँ नैनी थी और उसके सौतेले बहन भाई जॉर्ज और निसा थे। मिस्टर जोसेफ पैटरसन ने 2 शादियाँ की थीं। पहली शादी रोजीना से, जो लड़कपन से उनसे मंसूब थी। ख़ानदान की मर्ज़ी के मुताबिक मिस्टर जोसेफ ने यह शादी बिना चूचरा के कर ली थी, क्योंकि रोजीना एक खूबसूरत लड़की थी और मिस्टर जोसेफ को यूं भी अपने ख़ानदान की रिवायतें बहुत अजीज़ थी। रोजीना मिस्टर जोसेफ की 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा जॉर्ज और छोटी बेटी निसा। निसा की पैदाइश से पहले ही मिस्टर जोसेफ की ज़िंदगी में वो आ गई, जिसके आने के बाद सब तबाह हो गया। अफक नामी वो लड़की पाकिस्तान से थी। वो यहाँ पढ़ने आई थी और मिस्टर जोसेफ उन दिनों फिल्म और डायरेक्शन के आखिरी साल में थे। वो पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद अपने बाप का स्टारलाइट प्रोडक्शन हाउस संभालना चाहते थे, जो सालों से काम कर रहा था। और यूनिवर्सिटी में ही मिस्टर जोसेफ की मुलाकात अफक से हुई। वो फैशन डिज़ाइनिंग के लिए आई थी। हादसाती तौर पर होने वाली एक मुलाकात के बाद वो करीब हो गए। अफक मिस्टर जोसेफ से बेपनाह मोहब्बत करने लगी। वो उसकी सहर अंगेज़ शख्सियत के जानिब किसी मकनतीस की तरह खींचती चली गई। पहल भी अफक की जानिब से हुई थी। तब जॉर्ज 1 साल का था जब मिस्टर जोसेफ ने अफक से दूसरी शादी कर ली। अफक के घर वाले उससे तमाम रिश्ते नाते ख़त्म कर चुके थे और अफक को शायद इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन शादी के कुछ माह बाद ही अफक बदलना शुरू हो गई। वो हामला थी कि अचानक डर कर रातों को उठ जाती। मिस्टर जोसेफ दोनों बीवियों को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे जब अफक ने अचानक ही मिस्टर जोसेफ से तलाक का मुतालबा कर लिया। वो उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। मिस्टर जोसेफ ने बहुत समझाया पर वो नहीं मानी और फिर एक दिन गायब हो गई।
اس دوران مسٹر جوزف کے یہاں ایک نشا کی پیدائش ہوئی۔ وہ جارج سے 4 سال چھوٹی تھی اور اس کی پیدائش کے دوران ہونے والی کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے روزینا کی وفات ہو گئی۔ یوں مسٹر جوزف اکیلے رہ گئے۔ افق کے غائب ہونے کے 5 سال بعد مسٹر جوزف کو فون آیا۔ افق ایک اپارٹمنٹ میں مردہ پائی گئی۔ افق اور جوزف کا ایک بیٹا تھا جو جارج سے 2 سال چھوٹا جبکہ نسا سے 2 سال بڑا تھا۔ وہ درمیانہ بچہ تھا۔ وہ 5 سال کا تھا جب اس کی ماں نے خودکشی کر لی اور وہ ایسا بچہ تھا جو بچپن میں ہی ذہنی مسائل کا شکار ہو گیا۔ نینی، جارج اور نسا سب نے اسے خوش دلی سے اپنایا۔ اس محل جیسے گھر میں اس کی دلچسپی کی بہت ساری چیزیں تھیں، پر وہ جلد گھلنے ملنے والا بچہ نہیں تھا۔ اسے کافی وقت لگا جارج اور نسا کے ساتھ گھلنے ملنے میں۔ مسٹر جوزف کو وہ بہت پیارا تھا۔ اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتے، اسے نارمل کرنے کی کوشش کرتے، پر ولیم کا زیادہ وقت خاموشی سے نظر ہو جاتا۔ اور پھر اصل مسئلہ تب شروع ہوا جب وہ 7 سال کا تھا۔ اسے آوازیں سنائی دینے لگی، عجیب و غریب خواب نظر آنے لگے۔ وہ ڈر کر اٹھ جاتا، چیختا چلاتا۔ نینی اسے اپنی آغوش میں چھپا لیتی، پر وہ برے خواب اسے ساتھ بن گئے۔ وہ کبھی نہیں گئے۔ کوئی اسے ولی کہہ کر پکارتا تھا۔ ولی کون تھا وہ نہیں جانتا تھا، پر وہ یہ پکار اجنبی نہیں لگتی تھی۔ اس گھر میں اسے ماں کی کوئی تصویر نہیں تھی، کوئی اس کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ ولیم کو آہستہ آہستہ سب بھولنے لگا، پر وہ اس آواز نے کبھی پیچھا نہیں چھوڑا، اور یاد رہا تو اتنا کہ اس کی ماں نے خودکشی کر لی تھی۔ پتہ ہے اکثر والدین اپنے بچے کو دوسرے ملک تو کیا دوسرے شہر بھی نہیں جانے دیتے کو راضی نہیں ہوتے۔ ایسا کیوں ہے؟ انہیں لگتا ہے بچے پردیس جا کر ویسے نہیں رہتے جیسا وہ جاتے ہیں۔ وہ بدل جاتے ہیں، وہ خود غرض بن جاتے ہیں، ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ انہیں کوئی آصیب لپیٹ لیتا ہے، اور نوجوانی کے لیے سب سے بڑا آصیب پتہ ہے کیا ہے؟ محبت۔ وہ جذبہ جو ہر دل پر مختلف طریقے سے وارد ہوتا ہے، کہیں خوشنما بہار کی طرح جو اجڑے ویران دل کو پھر سے آباد کر دیتا ہے، کہیں کسی آزمائش کی طرح جو ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیتی ہے، اور پھر یہ کبھی کبھی کسی عذاب کی طرح نازل ہوتے ہیں۔ پتہ ہے کب؟ جب ہم اسے بھول جاتے ہیں جس نے یہ جذبہ پیدا کیا ہے، جب ہم اس سے محبت نہیں کرتے جس کا یہ حق ہے، جب ہم محبت میں اندھے، بہرے اور گنگے ہو جاتے ہیں، جب ہمیں محبوب کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، تب یہ محبت بس عذاب ہوتی ہے، جسے پالنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ محبت لا حاصل ہی اچھی تھی۔ اور ایسی ہی محبت کے زیر اثر وہ آئی تھی، حسین، ذہین اور فتین لڑکی جو آنکھوں میں ڈھیر سارے خواب سجا کر آئی تھی، جو اپنے والدین سے ڈھیر وعدے کر آئی تھی۔ وہ افق اورنگزیب تھی جو محبت کی تاب نہ لا سکی، اور اس نے اپنے حصے میں صرف خسارے لپیٹے۔ بدلے میں اسے کیا ملا، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ہیلو بابا، وہ کان سے فون لگائے کھڑی تھی۔ افق، دوسرے جانب سے پکارا گیا، لہجے میں بے یقینی کے ساتھ تڑپ بھی تھی۔ افق، واپس آ جاؤ۔ وہ اس کے بابا تھے، اسے پکار رہے تھے۔ وہ اس پکار پر افق اورنگزیب اپنا سب کچھ لٹا سکتی تھی، پر آنکھوں کے سامنے کھڑا وہ شخص اب اس کے اور اس کے باپ کے درمیان تھا۔ جوزف پیٹرسن اسے یونیورسٹی میں ملا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں منعقد ہونے والے کسی تقریب کی تیاری کر رہے تھے۔ اس تقریب میں انہوں نے ایک پلے کرنا تھا جس سے لیڈ جوزف کر رہا تھا۔ تیکھے نین نقوش والا، اونچا لمبا جوزف اپنی ریزرو شخصیت کی وجہ سے افق کو پہلی ہی ملاقات میں اچھا لگا۔ افق کا ابھی پہلا سال تھا جبکہ جوزف کا آخری۔ وہ سینئر تھا اور اپنی محنت اور لگن کی وجہ سے کافی جانا جاتا تھا۔ وہ خوابوں کو حقیقت بنانے پر یقین رکھتا تھا، وہی خواب جو افق نے بھی دیکھے تھے۔ جوزف شادی شدہ ہونے کے باوجود افق کی جانب کھنچنے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سنگ ہنسنے مسکرانے لگے، اور تقریب کے آخری تک وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، بے تحاشا محبت، جہاں ایک دوسرے کے بنا جینا محال لگتا تھا۔ میری یونیورسٹی ختم ہونے والی ہے، میں جلد چلا جاؤں گا، ایک دن باتوں ہی باتوں میں جوزف نے اسے بتایا۔ وہ دونوں کیفیٹیریا میں تھے، اور اس دن افق کو اپنا دل رکتا محسوس ہوا۔ وہ شخص کب اتنا عزیز ہوا، کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ ملنے نہیں آؤ گے؟ وہ اب پر امید نظروں سے اسے تکنے لگی۔ نہیں۔ جوزف نے کندھے ہلا دیے اور افق کو
लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। वो उठकर चली गई। जोसेफ ने उसे नहीं रोका। इस रात वो सो नहीं पाई, खुद से लड़ती रही। वो आम लड़की नहीं थी, वो 7 समंदर पार आई थी। उसे 7 समंदर पार बिला वजह नहीं भेजा गया था। उसके बड़े भाई, उसके बाप उस पर भरोसा था। वो उनका मान नहीं तोड़ सकती थी, लेकिन जोसेफ पीटरसन किसी आसेब की तरह चिमट गया। वो 2 दिन यूनिवर्सिटी नहीं गई। वो उससे नहीं मिलना चाहती थी, पर आंखें उसे देखने को तरस रही थी। तीसरे दिन वो यूनिवर्सिटी गई तो उसे सबसे पहले जोसेफ मिला। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा थी। उसकी हालत भी अफक से अलग नहीं थी। वो दोनों तरफ से मोहब्बत की सुलगाई आग बराबर भड़क रही थी, जो साथ साथ दोनों को जला रही थी। कहाँ थी तुम? वो जब्त करने के बावजूद चिल्ला उठा और फिर कुछ देर बाद वो दोनों उसी कैफेटेरिया में बैठे थे जहाँ से 2 दिन पहले अफक उठकर गई थी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती जोसेफ। वो खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। जोसेफ ने बता दिया था कि वो शादीशुदा था। वो उससे दूसरी शादी करने को तैयार था, पर वो ईसाई था और किसी सूरत अपने मज़हब को नहीं छोड़ सकता था। अफक ने बहुत सोचा, उससे दूर रहने की कोशिश की, पर जान निकलने महसूस होती थी। अफक, खुदा का वास्ता है वापस आ जाओ, ये जुल्म ना करो। वो मिन्नत करने लगे। मैंने कोशिश की बाबा, बहुत कोशिश की, पर दिल नहीं मानता। वह आंसू पीते बोली। अफक, मेरा सर झुक जाएगा। फ़ोन से दूसरी जानिब से उभरती आवाज़ खौफजदा थी। आने वाले वक्त से बुरे अंदेशे से उन्हें डस रहे थे। बाबा, आप प्लीज़ मान जाएं। जोसेफ अच्छा इंसान है, वो मुझे बहुत खुश रखेगा। वो उन्हें अपनी और जोसेफ की शादी के लिए मनाना चाहती थी। वो उनकी रजामंदी चाहती थी। कई लम्हे खामोशी छाई रही। ठीक है, मैं तुम्हारे निकाह उससे करवा दूंगा। उसे कहो मुसलमान होकर जल्दी यहाँ आए, तुम्हारे साथ यहाँ आए। पहली बात सुनने पर जहाँ अफक का दिल धड़कने लगा, वहीं दूसरी बात सुनकर वो दिल महसूस कर रह गई। जोसेफ उसे सब देने को तैयार था। वो भी ख़ानदान के खिलाफ जाकर उससे शादी कर रहा था, पर वो मुसलमान नहीं हो सकता था। बाबा, वो अपना मज़हब नहीं छोड़ सकता। वो धीरे से बोली। आंसू आंखों से बह जाने को तैयार थे। और तुम? अफक, मैं उसे नहीं छोड़ सकती बाबा। आंसू गाल पर फिसलता चला गया। अफक, क्या कुछ नहीं था उस एक पुकार में, पर अफक कुछ महसूस करना ही नहीं चाहती थी। उसने अपनी हसीयत को मुर्दा कर लिया था। दिमाग को बंद और आंखों पर मोहब्बत ने वैसे ही पट्टी बांध दी थी। तुम अल्लाह को छोड़ दिया दोगी अफक? मैंने तुम्हें ये तो नहीं सिखाया था बच्चे। उनके लहजे में तासुफ ही तासुफ था, अफसोस था, दुख था, अपने लिए, अपनी औलाद के लिए। वो औलाद जो बागी हो जाती है, वो औलाद जो सब भूल जाती है। नहीं, मैं अल्लाह को नहीं छोड़ रही बाबा। मैं बस जोसेफ को अपना रही हूँ, वैसे ही जैसे वो है। यही मोहब्बत का तकाजा है। कई लम्हे फिर से खामोशी छाई रही। अफक का दिल डर रहा था। फैसले जो भी होता, वो जानती थी जोसेफ को पाने के बदले में वो सब कुछ खोने को जा रही थी। कभी पलट कर मत आना अफक। फ़ोन बंद हो गया। वो फ़ोन थामे खड़ी रही। जोसेफ सामने था। वो उससे शादी के लिए आज़ाद थी, लेकिन उस पर फैसला नहीं कर पाई। उसने घाटे का सौदा किया या फ़ायदे का? हाँ, इंसान खसारे का ही समेटता है। उसने भी कभी फ़ायदे का सौदा किया ही नहीं। सुबह के इस पहर जोसेफ पैलेस में काफ़ी गहमा गहमी थी। हफ्ते के लंबे इख्तिताम के बाद आज हफ्ते का पहला दिन था। नया हफ्ता शुरू हो चुका था। नाश्ता किया जा चुका था। बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार थे। मिस्टर जोसेफ की गाड़ी पैलेस के बाहर तैयार खड़ी थी। ड्राइवर उनका इंतज़ार कर रहा था। मिस्टर जोसेफ तीनों बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने के बाद अपने स्टूडियो जाते थे। इस वक्त जॉर्ज और निशा स्कूल का यूनिफॉर्म पहने लाउंज में बैठे इंतज़ार कर रहे थे। निशा ने सियाह स्कर्ट पर सफ़ेद शर्ट और उसके ऊपर नीला कोट पहन रखा था, जिस पर स्कूल का लोगो लगा था, जबकि जॉर्ज सियाह पैंट के साथ सफ़ेद शर्ट और नीले कोट में मलबूस था। दोनों के गले में लटकी टाई कोट के हमरंग की थी। आज विलियम अभी तक नीचे नहीं आया था। नैनी उनके दोपहर के खाने के डब्बे मुलाजिम को पकड़ा रही थी। उसी लम्हे मिस्टर जोसेफ सीढ़ियों पर वारिद हुए। वो काफ़ी तेज़ी में थे और फिर ठिठक कर रुक गए। विलियम कहाँ है? बेसाख्ता पूछा गया। निशा और जॉर्ज ने लाइल्मी से कंधे उचका दिए। मिस्टर जोसेफ की पेशानी पर शिकने उभरी और अगले ही पल वो वापस पलट गए। उनका रुख विलियम और जॉर्ज के मुश्तरका कमरे की जानिब था। तहखाने वाले हादसे को बीते 1 साल होने वाला था। कुछ दिनों बाद विलियम की 10वीं सालगिरह थी।
وہ قد کاٹ میں جورج کی طرح تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ کمرے کے باہر پہنچ کر مسٹر جوزف نے لکڑی کے دیوقامت دروازے پر دستک دی۔ آ جائے نینی۔ اندر سے ولیم کی آواز ابھری۔ اسے یقین تھا نیچے نہ آنے پر نینی اسے ملنے ضرور آئے گی، پر اگلے ہی لمحے وہ حیران رہ گیا جب مسٹر جوزف کا وجود دروازے میں نمودار ہوا۔ کیا بات ہے ولیم، اسکول نہیں جانا آج؟ وہ براہ راست اسی سے مخاطب تھے۔ ولیم اپنے بستر پر بیٹھا رہا، سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ پہنے۔ اس کا کوٹ پلنگ پر رکھا تھا۔ گہری کتھئی آنکھیں ایک پل کو اٹھیں اور مسٹر جوزف کے نگاہوں سے ٹکرا کر پلٹ گئیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جسے اس نے برق رفتاری سے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ نہیں، مجھے اسکول نہیں جانا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ وجہ؟ مسٹر جوزف اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے تھے۔ وہ الجھا ہوا تھا۔ الجھا ہوا تو وہ ہمیشہ ہی رہتا تھا، پر اس نے کبھی کسی کام کو منع نہیں کیا تھا۔ یہ اس کا پہلا انکار تھا۔ ولیم، کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ اس کی خاموشی پر مسٹر جوزف نے کلائی میں بندھی گھڑی پر سرسراتی نظر ڈالتے پوچھا۔ اسکول کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ 2 قدم بڑھا کر اندر داخل ہوئے۔ میں ایڈنبرو اکیڈمی میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ اس کے جواب پر مسٹر جوزف نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر مزید قدم بڑھاتے ہوئے اس کے پلنگ پر ٹک کر بیٹھ گئے۔ ایک ٹانگ اوپر تھی، ایک نیچے، خوشبو میں رچے بسے جوزف پیٹرسن اگر کسی کے پاس بیٹھ جاتے تو اس کے ہوش اڑ جاتے تھے، اور اس وقت ولیم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ مسٹر جوزف اپنے تمام بچوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے، پر ان کے اور بچوں کے درمیان باقی والدین اور بچوں والا رشتہ نہیں تھا۔ ایک سرد سی دیوار تھی، اندیکھی جھجک تھی۔ وہ بے ساختہ مسٹر جوزف سے نہیں لپٹتے تھے، اور مسٹر جوزف کے انداز میں کبھی بھی والہانہ پن نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے بچے مسٹر جوزف سے زیادہ نینی سے جڑے تھے۔ اور کیا میں جان سکتا ہوں تم ایڈنبرا کے سب سے بہترین کالج میں کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ اس وقت ولیم کی تھوڑی گردن سے چپکی ہوئی تھی۔ وہ چاہتا تھا مسٹر جوزف وہاں سے جلد از جلد چلے جائیں۔ ولیم، اس کی خاموشی پر مسٹر جوزف نے دوبارہ پکارا۔ مجھے نینی سے بات کرنی ہے۔ وہ سرخ ٹماٹر چہرے کے ساتھ بولا۔ مسٹر جوزف نے سیدھا ہوتے گہرا سانس لیا۔ وہ دوسری ٹانگ نیچے کر کے گھٹنوں پر دونوں ہاتھ جمائے لیے۔ ان کے لمبے ہاتھ کس قدر خوبصورت تھے۔ ولیم نے کن آنکھوں سے ان کے ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ اپنے باپ کے ان ہاتھوں کو چھونا چاہتا تھا، پر اندیکھی دیوار حائل تھی۔ وہ محسوس کرنا چاہتا تھا اس لمس کو جو باپ کا ہوتا ہے، اس شفقت کو، اس محبت کو، پر وہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ اور پھر دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ نینی دروازے میں کھڑی نظر آئی۔ سیاہ رنگ کے پاؤں کو چھوٹے اپنے ازلی گاؤن میں۔ نینی ایک حبشی خاتون تھی۔ سیاہ رنگت، چمکتے دانت، بھرے بھرے پھیلے ہوئے نقوش، نہایت گھنگرالے بال جو سر پہ کسی ٹوپی کی مانند سجے تھے۔ ان کا جسم وزنی تھا، لیکن ان دنوں نینی کسی حد تک جوان تھی۔ وہ بنا کسی سہارے کے سیڑھیاں اتر چڑھ لیتی تھیں۔ یہاں کے لوگ کو عموماً سیاہ فاموں سے نفرت تھی، لیکن نینی کو دیکھتے ہی ان پر پیار آتا تھا۔ انہیں کی آغوش میں سکون تھا، محبت تھی۔ اس لیے پیلس کے سبھی ملازموں کے ساتھ ساتھ تینوں بچے بھی انہیں سے ساری باتیں کرتے تھے۔ بہت سالوں سے ان کے خاندان والوں سے مسٹر جوزف کا خاندان جڑا رہا تھا۔ آپ جائیں، میں ولیم سے بات کرتی ہوں، نینی نے پریشان بیٹھے جوزف سے کہا، جو اسبات میں سر ہلاتے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ لیکن وہ اپنی تمام خوشبو چھوڑ کر گئے تھے۔ ان کی سرح انگیز شخصیت کا اثرات کے جانے کے بعد بھی رہتا تھا۔ ولیم، میرے بچے، کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ نینی نے اس کے قریب بیٹھے اسے خود سے لگایا اور ولیم ان سے لپٹ گیا۔ تیزی سے دھڑکتا دل پرسکون ہونے لگا۔ اس کے ذہن میں کل والا واقعہ پوری تابناکی سے گھوم گیا۔ یہ پچھلے دن کی بات تھی۔ مسٹر جوزف اور نینی بچوں کو گھمانے لے گئے تھے۔ مسٹر جوزف ملک کی جانی مانی شخصیت تھے، اس لیے وہ عموماً جگہوں پر کم ہی نکلتے تھے، جبکہ نینی ہی زیادہ تر بچوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ کل اتوار تھا۔ وہ سب شام کے پہر پورٹوبیلو ساحل پر گھومنے گئے۔ یہ ساحل ایڈنبرا کا مشہور ساحل میں سمندر ہے۔ بچے ساحل پر گھومنا چاہتے تھے۔ کچھ وقت وہاں ٹھہرنے کے بعد مسٹر جوزف کو ایک
अहम मीटिंग के लिए निकलना पड़ा। वो गार्ड को नैनी के बच्चों के साथ छोड़ गए। यूँ भी उनकी मौजूदगी में बच्चे ज़्यादा उछल कूद नहीं करते थे। उनके जाने के बाद तीनों बच्चे फुटबॉल लिए रेतीले साहिल पर खेल रहे थे। जॉर्ज ने फुटबॉल को जोरदार लात मारी तो फुटबॉल पकड़ने विलियम भागा। वो भागते हुए रेत के पर बैठे एक लड़के के करीब से गुजर रहा था और फिर ठिठक कर रुक गया। वो कोई 15 साला लड़का था जो हाथ में लकड़ी का बारीक तिनका पकड़े साहिल पर कुछ लिख रहा था। विलियम अब भागते फुटबॉल और उस लड़के के दरमियान खड़ा था। वो क्यों रुक गया था वो खुद नहीं जानता था। विलियम जल्दी आओ, जॉर्ज और निसा उसे पुकारने लगे। विलियम ने एक नज़र उन्हें देखा, फिर उस लड़के को और तीसरी नज़र उस फुटबॉल पर डाली। अगले ही लम्हे वो तेज़ी से फुटबॉल की जानिब भागा। करीब पहुंचकर उसने जोरदार किक फुटबॉल को मारी और उसे जॉर्ज और निसा के जानिब वापस भेज दिया। लोग साहिल समंदर पर लेटे डूबते सूरज को मज़ा ले रहे थे। बच्चे अपने पालतू जानवरों के साथ उछल कूद रहे थे। मनचले जोड़े हाथों में हाथ लिए हमेशा साथ रहने के वादे कर रहे थे। ऐसे में वो लड़का रेत पर झुककर कुछ लिख रहा था। विलियम अब उसके सर पर खड़ा था। जॉर्ज और निसा को वो आने का इशारा कर चुका था, जबकि नैनी तमाम बच्चों को नज़र रखे हुए थी। आई एम सॉरी मॉम। विलियम ज़रा सा झुके, उसे लड़के के लिखे हुए लफ्ज़ों को पढ़ना चाहा और फिर वो हैरान हुआ। लहरें बार बार आकर लफ्ज़ों को मिटा रही थी और वो बार बार लिख रहा था। फिर वो लड़का उठ खड़ा हुआ और अब उसका रुख समंदर की जानिब था। वो किसी रोबोट की तरह चलता जा रहा था। पल के 1000वें हिस्से में विलियम शायद जान चुका था वो क्या करने जा रहा था। वो कई सानिये उसे जाते देखता रहा। वली, मैं चाहती हूँ तुम मददगार बनो। याद रखो, जो मदद नहीं करता वो अपने परवरदिगार को भूल चुका है। वो निस्वानी जानी पहचानी आवाज़ उसकी समाज से टकराई और विलियम के वजूद में हरकत पड़ गई। वो उस लड़के के पीछे चल पड़ा। लड़का बेखौफ सागर सा गहराई की जानिब बढ़ रहा था। मिस्टर जोसेफ का फ़ोन था। नैनी ने नज़रें पल भर को विलियम से हटी और विलियम खुद को जोरावर लहरों से लड़ते पाया। उसका कद छोटा था, वो ढेर तक डूब गया था। अगर बड़ी लहरें आती तो यकीनन वो बह जाता, जबकि वो लड़का लंबा था इसलिए आसानी से चल रहा था। विलियम का चेहरा खौफज़दा था। उसे डर लग रहा था, अपनी मौत से ज़्यादा उस लड़के की मौत से जो उसके आगे चल रहा था। फिर उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और तेज़ी से आगे बढ़कर लड़के का हाथ थाम लिया। लड़का झटके से मुड़ा और अपने पीछे खड़े तकरीबन डूब चुके विलियम को देखने लगा, जो एड़ियाँ ऊंची किए अपना चेहरा पानी से निकाल हुआ था। तुम मर नहीं सकते, सुर्ख टमाटर चेहरे के लिए कहती आंखें वाला विलियम गहरी सांस लेते बोला, छोड़ दो मुझे। जबकि विलियम ने दूसरा हाथ बढ़ाकर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। तुम ऐसे नहीं मर सकते। विलियम अब अपने दोनों हाथों से उसे अपनी जानिब खींचने लगा। कौन हो तुम, छोड़ दो मुझे। लड़के को उसकी मुदाखलत बुरी लगी। प्लीज़ वापस चलो। विलियम रो देने को था। उसकी माँ ने खुदकुशी की थी। खुदकुशी करने वाले गहरे जख्म दे जाते हैं, वो जानता था। और इस पल उसका नन्हा जहन बस चाहता था कि वो लड़का ये काम ना करे, वो अपनी जान ना ले। नैनी, उसने जब देखा वो लड़का अपना बाजू छुड़ा देने को था तो विलियम ने बेसाख्ता उन्हें पुकारा। कुछ लोगों की नज़रें उस जानिब पड़ी जहाँ दो लड़के लहरों से लड़ रहे थे। नैनी के पैरों से एडिनब्रा की ज़मीन निकल गई। गार्ड्स तेज़ी से भागे और कुछ देर दोनों को बचा लिया गया। वो किनारे पर थे। विलियम के गिर्द झमघट्टा था। पुलिस को फ़ोन कर दिया गया था। उस लड़के को घेर रखा था, कहीं वो भाग ना जाए। नैनी चाहती थी कि विलियम या जोसेफ का नाम ना आए, इसलिए वो बच्चों को लेकर जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहती थी। विलियम के गिर्द उन्होंने अपनी चादर लपेट दी। मुझे इस लड़के से बात करनी है नैनी। हम घर जा रहे हैं विलियम। वो अब उन्हें थामे गार्ड्स के घेरों में गाड़ी की जानिब बढ़ रही थी। खौफ उनके चेहरे पर था। अगर विलियम को कुछ हो जाता तो। वो झुझुरी सी लेकर रह गई। प्लीज़ नैनी, बस 5 मिनट। वो वहीं जमकर खड़ा हो गया और नैनी को नाचार उसकी बात माननी पड़ी। कुछ देर बाद वो उस लड़के के करीब बैठा था जो घुटनों में सर दिए रो रहा था। उसकी माँ आ रही थी। वो अपनी माँ को क्या मुंह दिखाता, उसका वजूद सिसक रहा था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। विलियम ने उसके कंधे पर हाथ रखा।
وہ اپنی عمر کے بچوں کے لحاظ کے کافی ہوشیار تھا. شاید بچپن کے اس حادثے نے اسے ایسا بنا دیا تھا یا پھر اس کے ذہنی حالت نے. تو میں اور کیا کروں؟ میں فیل ہو گیا. پتہ ہے میری ماں نے کتنی مشکل سے پیسے اکٹھے کر کے ٹیسٹ کی فیس بھری تھی. میں ٹیسٹ میں فیل ہو گیا. تم امیر لوگ کبھی کسی غریب کا دکھ نہیں سمجھ سکتے. تم جانتے ہو خواب ٹوٹنا کیسا ہوتا ہے؟ وہ گھٹنوں سے سر اٹھا کر دبدبا سا چلایا. آنکھیں سے آنسو جاری تھے. وجود ابھی تک ہچکیوں کی زد میں تھا. ولیم لب بھیجے اسے دیکھتا رہا. وہ اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. تمہارا خواب کیا ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ کندھے سے اٹھا لیا. میں امیر لوگوں کی طرح بڑے اسکول جا کر پڑھنا چاہتا ہوں. میں دی ایڈنبرا اکیڈمی، ایڈنبرا کا سب سے بڑا مہنگا اسکول میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں وہ زندگی جینا چاہتا ہوں جو تم جیتے ہو. کتنی تلخی تھی اس کے الفاظ میں. ولیم بس یوں ہی دیکھے گیا. جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ. تم امیر لوگ بس ہم جیسوں کا تماشا بنا سکتے ہو. اس نے پھر سے گھٹنوں میں سر دے لیا. تمہیں جوزف پیلس کا پتہ ہے؟ ولیم کے سوال پر لڑکے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. آنکھوں میں الجھن واضح تھی. میں ولیم جوزف ہوں، اسٹار لائٹ پروڈکشن ہاؤس کا مالک جوزف پیٹرسن کا بیٹا. میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں. وہ گہری سنجیدگی سے بولا. نیلی آنکھوں والا لڑکا حیرانی سے اسے دیکھتا رہا. تم کل صبح 8 بجے جوزف پیلس پہنچ جانا. جہاں چاہو گے تمہارا ایڈمیشن ہو جائے گا. وہ اٹھ کھڑا ہوا. نینی کچھ فاصلے پر اسی کا انتظار کر رہی تھی. تم مذاق کر رہے ہو نا؟ لڑکا بے یقینی سے بولا. تمہیں لگتا ہے میں نے مذاق میں تمہاری جان بچائی ہے؟ وہ آبرو اچکائے تفتیشی انداز میں بولا. لڑکے سے کوئی جواب نہیں بن پایا. ولیم چل پڑا. تم چھوٹے ہو، تم میری مدد کیسے کرو گے؟ وہ عقب سے بولا. ابھی تک حیران تھا. میرا باپ بڑا آدمی ہے، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا. وہ تیز تیز چلتا اس سے دور ہوتا گیا. ولیم! نینی کی آواز اسے حال میں واپس کھینچ لائی. اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے پیچھے رکھا کاغذ اٹھایا اور اسے نینی کے سامنے کیا. وہ جس کلاس میں تھا اس کے اسکول کی سالانہ فیس تقریباً 15 سے 20 ہزار پاؤنڈ تھی اور یہ اچھی خاصی رقم تھی. اس نے سارا حساب لگا رکھا تھا. یہ کیا ہے؟ نینی نے وہ کاغذ تھامتے پوچھا. یہ میرا سالانہ فیس ہے. مجھے اسکول نہیں جانا بلکہ مجھے یہ پیسے چاہیے. لیکن کیوں؟ نینی نے الجھن زدہ نگاہوں سے دیکھا. اور اسکول نہیں جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ میں سرکاری اسکول جاؤں گا نینی. وہ چمکتی آنکھوں سے بولا. پیسے کس لیے چاہیے؟ جیکب کے لیے. کون جیکب؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر قدم بڑھا کر کھڑکی تک پہنچا اور پردہ کھینچ کر ہٹا دیا. پیلس کے حدود کے پار اسے کوئی کھڑا نظر آیا. نینی اٹھ کر اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی. پیلس کے باہر جو بھی کھڑا تھا اس کا وجود واضح نہیں تھا. یہ وہی لڑکا ہے جو کل مرنا چاہتا تھا. میں چاہتا ہوں میری جگہ یہ میرے اسکول جائے. وہ بولا تو نینی حیرت سے اسے دیکھا. یہ کیا کہہ رہے ہو تم ولیم؟ وہ صحیح معنی میں پریشان ہوئی. مسٹر جوزف کو کل والے واقعے کا نہیں پتہ تھا اور ولیم کسی اجنبی کو گھر بلانا انہیں پتہ چلتا تو غضب ہو جاتا. آپ ڈیڈ سے بات کریں، مجھے اس اسکول نہیں جانا نینی. وہ پلٹ کر ان سے لپٹ گیا. اپنے بازو ان کی کمر کے گرد جما دیے جبکہ نینی نے حقیقتاً پریشان تھی. ولیم کے سر پر ہاتھ رکھتے انہوں نے دور کھڑے جیکب کو دیکھا جو اس کی بات پر یقین رکھتے وہاں آ گیا تھا. جوزف کو منانا اتنا آسان نہیں تھا. وہ ایسا انسان نہیں تھا جس کے دل میں غریبوں کی بھلائی کا جذبہ ٹوٹ ٹوٹ کر بھرا ہو. مسٹر جوزف کو تو غریبوں سے ویسے ہی چڑ تھی. وہ راہ چلتے غریبوں کی مدد کرنے پر بھروسہ نہیں رکھتے تھے. ہاں البتہ بڑے بڑے ڈونیشنز دیتے تھے جہاں ان کا فائدہ ہوتا ہو، جہاں ان کا نام ہوتا ہو. انہوں نے گہری سانس لی، خارج کی اور اپنے ذہن میں لائحہ عمل تیار کرنے لگی. اگلے چند منٹوں میں بعد مسٹر جوزف کے سامنے بیٹھی تھی. بچے لاؤنج میں تھے. اسکول سے دیر ہو چکی تھی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، وہ ابھی 10 سال کا ہے، اس کے ذہن میں ایسی باتیں کون انڈیل رہا ہے؟ وہ شدید کفت کے شکار تھے. پہلے ہی ولیم کی خراب ذہنی حالت نے مسٹر جوزف کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے. روزانہ کوئی نہ کوئی حادثہ، باقاعدگی سے چلتا علاج اور اب اوپر سے اس کی یہ عجیب و غریب ضد. اس نے پہلی بار کچھ مانگا ہے. مجھے لگتا ہے ہمیں کچھ اس بارے میں سوچنا چاہیے اور اس میں فائدہ ہے.
آپ کی عزت ہے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ یتیم بچے کو اعلیٰ تعلیم دلا رہے ہیں تو آپ کا ہی نام ہوگا۔ نینی نے بات کو دوسرا رخ ان کے سامنے رکھا۔ مسٹر جوزف نے چہرہ پر ہاتھ پھیرا۔ اور اگر یہ بات باہر نکل گئی کہ جوزف پیٹرسن کا بیٹا ذہنی طور پر غیر متوازن ہے تو آپ جانتی ہیں نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ کسی اور پہلو پر سوچ رہے تھے۔ آج تک جارج پیلس میں انہوں نے کوئی تقریب نہیں رکھی تھی۔ بچوں کو سالگرہ پر بھی ملازم اور گھر کے افراد ہی ہوتے تھے۔ ہمسائے یا ان کے بچے کوئی نہیں آتا تھا اور بچوں کو اپنے دوست گھر لانے کی اجازت نہیں تھی۔ جیکب کا مہنگے اسکول میں داخلہ کا مطلب ولیم کا اس سے دوستی تھا اور جوزف نہیں چاہتا تھا ان کے گھریلو زندگی کی بھنک بھی باہر والوں کو پڑے۔ وہ اس معاملے میں کافی احتیاط کرتے تھے۔ ولیم سمجھدار رہا ہے، نینی نے اس کی طرف جاری کی، جبکہ حقیقت میں وہ اتنا بھی سمجھدار نہیں تھا۔ اس کا ذہن جہاں اٹک جاتا تھا بس اٹک جاتا تھا، وہاں سے ہلنا نہیں تھا۔ نینی آپ جانتی ہیں اگر آج میں نے اس کی کوئی ناجائز ضد پوری کر دی تو کل وہ کوئی ایک اور ضد لے کر آئے گا۔ وہ بچوں کو ناجائز خواہش پوری کرنے کی حق میں نہیں تھے۔ ایک بات مان لینے کے بعد کوئی مذائقہ نہیں، انہوں نے منانے کے کام وہی کر سکتی تھیں اور ولیم جوزف مان بھی گئے تھے۔ گھنٹے بعد وہ لوگ اسکول کے لیے نکل رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھے ولیم کی گردن فخر سے اکڑی ہوئی تھی، کندھے چوڑے لگ رہے تھے، جبکہ جارج اور نیسا اس سے مرعوب نظر آتے تھے۔ پہلی بار جوزف ولیم نے اپنے اصول بدلے تھے۔ وجہ ولیم جوزف تھا اور آگے جانے کیا ہونے والا تھا۔ جیکب ان کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، وہ انہیں اسکول اپنے ساتھ لے جا رہے تھے تاکہ اس کا ایڈمیشن کروا سکیں۔ آج مسٹر جوزف دوسری گاڑی میں تھے۔ ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھے ولیم نے رخ موڑ کر شیشے سے باہر دیکھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا اس کا باپ اپنے معیار سے نیچے نہیں اترتا تھا۔ وہ کسی صورت ولیم کو عام اسکول میں پڑھنے نہ بھیجتا اور یہی ہوا تھا۔ وہ اب مسرور سا بیٹھا اسکول آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ کچھ دن بعد کی بات تھی۔ وہ تینوں اسکول میں تھے۔ جارج کی اسکول میں کسی سے لڑائی ہو گئی۔ عموماً بچے لڑتے جھگڑتے نہیں تھے، لیکن پچھلے کئی دنوں سے جارج کا کلاس فیلو اس سے عجیب و غریب جملے کس رہا تھا۔ وہ پڑھائی میں اچھا تھا اور اس بار جب اس نے پہلی پوزیشن لی تو اسے عجیب و غریب باتیں سننے کو ملی۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے جارج ذہین ہے اس لیے اس نے یہ پوزیشن حاصل کی؟ اس کے باپ کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ لوگ پیسے سے سب خرید سکتے ہیں۔ یہ دوسرے نمبر پر آنے والا لڑکا تھا۔ کئی بار جارج نے اسے کلاس میں غلط باتیں کرتے سنا اور نظر انداز کر دیا، لیکن اس دن حد ہو گئی۔ چھوٹی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تم بھی فرسٹ آ سکتے ہو، بس تھوڑی زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ وہ جواباً بولا، میں تم لوگوں سے اصلیت اچھے سے جانتا ہوں، اس لیے تم کچھ نہ بولو تو بہتر ہوگا۔ وہ لڑکا نفرت سے بولا تو اس بار جارج کی تیوری چڑھ گئی۔ انہیں لڑائی جھگڑے سے منع کیا گیا تھا اور ویسے بھی وہ دھیمے انداز کا مالک تھا، لیکن یہ باتیں اس کے دماغ خراب کرنے کے لیے کافی تھیں۔ کیا جانتے ہو تم؟ بتاؤ ذرا۔ جارج آگے بڑھا۔ اسٹوڈنٹس ان کے گرد گہرا ڈالنے لگے۔ تم بتاؤ کہ تمہارا بھائی پاگل ہے؟ تم بتاؤ اس کا علاج چل رہا ہے؟ کیوں چھپا رکھا ہے یہ پورے اسکول سے؟ لڑکا زور سے چلایا اور جارج اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا۔ یہ بات تو راز تھی، پھر اسے کیسے پتہ چلی؟ چاروں جانب اسٹوڈنٹس کی سرگوشیاں پھیل گئیں۔ میرا بھائی پاگل نہیں ہے، جبڑے بھیج کر بولا۔ اچھا پھر بتاؤ ہر ہفتے کیا لینے جاتا ہے وہ ہاسپٹل؟ لڑکا کا آگے بڑھا اور اس نے جارج کو دھکا دیا۔ دراصل جس ہاسپٹل میں ولیم کی سیشن ہوتی تھی وہاں اس لڑکے کی ماں سینئر نرس تھی۔ لڑکے نے وہیں ولیم کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا بکواس بند کرو۔ جارج اس پر جھپٹ پڑا اور اگلے ہی لمحے وہ دونوں گتھم گتھا تھے۔ ولیم جو بریک ٹائم میں جارج کو بلانے آیا تھا وہ اسے جھگڑتے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ جارج نیچے تھا اور لڑکا اس سے مار رہا تھا۔ ولیم اپنی جگہ جم گیا۔ اس نے کبھی لڑائی نہیں کی تھی اور انسان ایک بار جب ہاتھ اٹھانا سیکھ جائے پھر اسے ہاتھ نہیں روکتے۔ یاد رکھنا، جو شخص اپنوں کو مصیبت میں اکیلا چھوڑ دے وہ اپنے پروردگار کو بھول چکا ہے۔ سرسراتی آواز سرگوشی نما ابھری اور اگلے ہی پل ولیم کسی چھلاوے کی طرح اچھل کر لڑکے کے اوپر جھپٹا، اسے زوردار دھکا دیا اور پھر ساتھ والے ڈیسک پر رکھا بیگ اٹھا کر لڑکے کے سر پر دے مارا۔ اب وہ اوپر تھا اور لڑکا نیچے۔ اس نے 3-4 بار بیگ لڑکے کے سر میں دے مارا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا
उसे देखकर बाकी स्टूडेंट्स पीछे हट गए। हाथ बढ़ाकर जॉर्ज को उठाया, गर्दन घुमाकर सबको देखा। शोले उगलती आंखें, सब मरूब नजर आने लगे। विलियम ने अपने से बड़े लड़के को मारा था। इससे पहले वो क्लास से निकलते टीचर्स भागते वहां तक पहुंच गए। लड़का नीचे पड़ा करा रहा था, जबकि जॉर्ज पल भर को घबरा गया। जो काम वो कर चुके थे मिस्टर जोसेफ को लाजमी तलब किया जाता, और मिस्टर जोसेफ यकीनन इस नाखुशगवार बुलावे पर उनकी अच्छी खासी क्लास लेने वाले थे। 2 घंटे बाद वो सब प्रिंसिपल के ऑफिस में मौजूद थे। मिस्टर जोसेफ अपनी लंबी चमचमाती गाड़ी में स्कूल पहुंचे। स्कूल के मरकजी गेट से प्रिंसिपल ऑफिस तक आते जाने कितने निगाहों ने उन्हें रश्क से देखा। सूटेड बूटेड चमचमाते जूते पहने उनकी शख्सियत नुमाया थी, और इस वक्त वो प्रिंसिपल के ऑफिस में मौजूद थे। सूटेड बूटेड चमचमाते जूते पहने उनकी शख्सियत नुमाया थी और इस वक्त प्रिंसिपल ऑफिस में मौजूद थे। जॉर्ज और विलियम उनके साथ थे, जबकि दूसरा लड़का और उसके वालिदैन भी ऑफिस में थे। मिस्टर जोसेफ की शख्सियत ऐसी थी कि प्रिंसिपल उनसे मरूब नज़र आते थे। तुम क्यों आए बीच में? जॉर्ज ने विलियम के कान में सरगोशी की। उसका होंठ फटा हुआ था, जबकि दूसरे लड़के का माथे पर घूमड़ बन चुका था। तुमने झगड़ा शुरू क्यों किया? विलियम ने उसी अंदाज में उल्टा जवाब पूछा। उसने तुम्हें पागल कहा था, मैं कैसे चुप रहता? वो दोनों खा जाने वाली नज़रों से सामने बैठे उस लड़के को देख रहे थे, और लड़के के तासुरात भी कुछ मुख्तलिफ न थे। वो तुम्हें मार रहा था, मैं कैसे पीछे रहता? उनकी खुसर पुसर की आवाज़ भिन भिन करने लगी, जबकि मिस्टर जोसेफ खामोश ही रहे। वो गहरी निगाहों से सूरत हाल का मुशाहिदा कर रहे थे। मिस्टर जोसेफ, आपको बताना चाहिए था कि आपका बेटा जहनी तौर पर एबनॉर्मल है। प्रिंसिपल बरहम लग रहे थे। और आपको ये सब किसने कहा? ठंडा ठार लहजा। मैं उसी हॉस्पिटल में सीनियर नर्स हूँ जहाँ आपने अपने बेटे को सेशन के लिए लाते रहे हैं, और हमें तो ये समझ नहीं आता प्रिंसिपल कि आपने ऐसे बच्चे को दाखिला कैसे दिया। तोपों का रुख अब प्रिंसिपल की तरफ था। मिस्टर जोसेफ, आप कुछ कहेंगे? प्रिंसिपल अब मिस्टर जोसेफ से इस्तफसार करने लगे। उन पर हाथ डालना इतना आसान नहीं था। आप अभी भी इनसे पूछ रहे हैं? आपको नॉर्मल बच्चों की कोई परवाह नहीं है? अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो? वो दोनों मियाँ बीवी भड़के हुए थे। देखें, स्कूल के असूलों के मुताबिक आपको बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट जमा करनी होती है, ये ज़रूरी है। मिस्टर जोसेफ की खामोशी प्रिंसिपल को खटक रही थी, जबकि जॉर्ज अब उस लड़के को देख रहा था जो तमस्खराना मुस्कुराहट उछाल रहा था। जॉर्ज ने दाहिना हाथ उठाकर सीधा किया और गर्दन पर फेरा। वो उसका पट्टा कट जाने का इशारा कर रहा था, जबकि दूसरा लड़का अब नखवत से मुंह मोड़ गया। दोनों अच्छी खासी चोट खाने के बाद भी सुकून से नहीं बैठ रहे थे। मेडिकल रिपोर्ट मैं इस हॉस्पिटल से लाकर दूंगी। आप बराए मेहरबानी ऐसे बच्चे को फ़ौरन स्कूल से निकालें। अगर कल को इसने किसी की जान ले ली तो फिर? इशारा विलियम की तरफ था। अगर रिपोर्ट से ये साबित हुआ कि विलियम का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है तो माजरत, हमें सख्त कार्रवाई करनी होगी, प्रिंसिपल ने मिस्टर जोसेफ से कहा। और अगर रिपोर्ट क्लियर हुई तो? सर्द सपाट तासुरात से पूछा गया। प्रिंसिपल के साथ साथ दूसरा लड़के के माँ बाप भी चौंक कर मिस्टर विलियम को देखा। तो उसका फैसला जूरी करेगी, प्रिंसिपल ने संभलते जवाब दिया। हरगिज़ नहीं, आप लोग मुझ पर उंगली उठा रहे हैं, जोसेफ पीटरसन पर। उन्होंने शहादत की उंगली से अपने सीने पर दस्तक दी। चेहरा सपाट था, जबकि आंखें शोला उगल रही थीं। ये मेरी बदनामी है, मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। अगर रिपोर्ट्स क्लियर हुई तो इसे ऐसे बच्चे के स्कूल में निकाला जाएगा जो दूसरों बच्चों पर इल्ज़ाम लगाए, उनकी शख्सियत को दागदार करे। मंजूर है? उन्होंने खुले आम ललकारते लहजे में कहा। प्रिंसिपल ने बेसाख्ता दूसरे लड़के के वालिदैन को जानिब देखा। पल भर को घबरा गए, लेकिन लड़के की माँ पूरे भरोसे से थी। हमें मंजूर है। अपनी घबराहट पर काबू पाती वो फौरन बोली। एक सफाकाना सी मुस्कान मिस्टर जोसेफ के लबों पर दौड़ गई। हॉस्पिटल फ़ोन करके रिपोर्ट मंगवा ली गई थी और 1 घंटे बाद जूरी ने फैसला सुना चुकी थी। विलियम की रिपोर्ट क्लियर थी। उसका सालों से चलता इलाज कामयाब रहा था और अब वो नॉर्मल था, बिल्कुल बाकी बच्चों की तरह। दूसरे लड़के को स्कूल से निकालने का हुक्म दिया गया। लड़के के वालिदैन तो सदमे में चले गए। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, प्रिंसिपल साहब हमारा बात सुने।
लड़के के वालिदैन प्रिंसिपल के पीछे लग गए। उन्होंने अपनी पूरी कमाई लगाकर अपने बेटे को इस स्कूल में दाखिल करवाया था। मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों का फैसला था। जो बात करनी है मिस्टर जोसेफ से करें। प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में दाखिल होते ही दरवाज़ा उनके मुंह पर बंद कर दिया, जबकि वो दोनों मियाँ बीवी हवास बाख्त मिस्टर जोसेफ की जानिब बढ़े। वो जॉर्ज और विलियम को घर ले जा रहे थे। आज के लिए इतना काफ़ी था। जॉर्ज के होठ पर मरहम पट्टी कर दी गई थी। मिस्टर जोसेफ प्लीज़ हमारी बात सुनें। वो लपक कर उनके रास्ते में हाइल हुए। मिस्टर जोसेफ की भवें सिकुड़ गई। उनके बेटे को स्कूल से निकाला गया था, ये छोटी बात नहीं थी। हम माफ़ी मांगते हैं अपने और अपने बेटे की तरफ से, प्लीज़ हम माफ़ कर दें। वो हाथ जोड़े खड़े थे। हमारे बेटे को स्कूल से निकालने का फैसला वापस ले लें। वो कभी आपके बेटे को तंग नहीं करेगा, खुदा का वास्ता है। स्टूडेंट्स, टीचर्स क्लास के खड़े खिड़कियों से झांकने लगे। हर सू सन्नाटा था। जोसेफ पीटरसन सब माफ़ कर सकता है, लेकिन इज्जत पर उंगली उठाने वाले को नहीं। अपनी जानिब उठने वाली उंगली को वो बाजू समेत धड़ से उखाड़ फेंकने के रावेदार थे। रहम करें, खुदा का वास्ता है। निस्वानी आह पुकार गूंजती रही, लेकिन किसी को वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मिस्टर जोसेफ अपने साथ जॉर्ज और विलियम को ले जा चुके थे। ये विलियम की 10वीं सालगिरह थी जब वो जोसेफ पैलेस में एक और नफूस को इजाफा हुआ। मिस्टर जोसेफ की उंगली थामे वो पैलेस में ठीक उसी तरह दाखिल हुई जैसे 5 साल पहले विलियम आया था। सुनहरी ब्लॉन्ड बालों वाली नैन्सी जेसन मिस्टर जोसेफ की भांजी थी। हाल ही में मिस्टर जोसेफ की इकलौती बहन और बहनोई का एक कार हादसे में इंतकाल हो गया। मिस्टर जोसेफ नैन्सी को पैलेस ले आए। वो विलियम की उम्र की थी। वो दोनों एक दिन पैदा हुए थे। दोनों की आज 10वीं सालगिरह थी। जोसेफ पैलेस को अंदर से बरकी कुमकुमों से सजाया गया। पैलेस के अंदर ही तकरीब थी। मिस्टर जोसेफ के कुछ अहम मेहमान मौजूद थे, कुछ रिश्तेदार और बाकी मुलाजिम थे। जॉर्ज, विलियम और निसा तीनों नैनी के साथ हाथ में गुलदस्ता पकड़े नैन्सी के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। मिस्टर जोसेफ नैन्सी का तारुफ बारी बारी सबसे करवाने लगे। सबसे पहले नैन्सी निसा से मिली। निसा के बाल गहरे लाल थे, किसी चेरी की तरह, और उसकी आंखें भूरी माइल थीं। नैन्सी ने उसे हाथ मिलाया, जो उसे देखकर मुस्कुराई। उसके बाद जॉर्ज था। वो अपनी माँ जैसा था, लेकिन आंखें मिस्टर जोसेफ जैसी थीं। वो नैन्सी को देखकर शर्मा सा गया। फिर नैनी थी। नैनी ने नैन्सी को ठीक उसी तरह गले लगाया जैसे विलियम को लगाया था, और आखिर में विलियम था। हेलो। गहरी कत्थई आंखों वाला विलियम जोसेफ एक तरह से उसका जुड़वा था, क्योंकि दोनों की पैदाइश एक ही थी। विलियम ने एक नज़र अपने सामने खड़ी नैन्सी को देखा। सुनहरी आंखें, सुनहरी बाल और किसी गुड़िया जैसी नैन नक्श। वो हकीकतन गुड़िया जैसी थी। सफ़ेद मैक्सी पहने, बालों को शहजादियों के अंदाज में पीछे बांधे, दोनों जानिब से निकली हुई चंद लटों से के साथ वो विलियम को पसंद आ गई। उसने मुस्कुराकर नैन्सी का हाथ थामा। नैन्सी ने उस कम उम्र में अपने वालिदैन को खोया था, और अब उसका घर यही था, यही उसकी फैमिली थी, यही सब कुछ था। वो वहाँ आकर खुश थी। कुछ देर बाद वो दोनों मेहमानों को तवज्जो का मरकज़ बने। एक साथ केक काट रहे थे। जलती मशालों के दरमियान धीमे सुरों में बजता ग्रामोफोन और उस पर मिलती नेक तमन्नाएं। विलियम को आज से पहले कभी इतना अच्छा नहीं लगा। वो खुश था। जब केक काट लिया गया और खाना शुरू हुआ, तब नैन्सी उसके करीब आकर बैठ गई। तुम्हें अपने 10वें जन्मदिन पर कैसा लग रहा है? उसने बराह रास्त विलियम से पूछा। गर्दन एक अदा से उठी हुई थी, हाथ नफासत से गोद में रखे थे। ये सब अच्छा है, वो बस इतना कह सका। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। पहली बार मैं किसी ऐसे इंसान से मिली हूँ जिसका जन्मदिन मेरे साथ आता हो। वो ज़रा सा रुख मोड़कर एक अदा से मुस्कुराई। विलियम ने जोसेफ पैलेस की चकाचौंध को इन सुनहरी आंखों के सामने मध्यम होते देखा। तो वो बड़बड़ाया, तो ये कि हमें अच्छे दोस्त बनना चाहिए। कंधे उचकाकर कहा गया। मैं मुख्तलिफ दोस्त बनाता हूँ, और मैं बनाती ही नहीं। कोई मुझे अपना जैसा लगता ही नहीं। अदा कायम रही। विलियम मुस्कुरा दिया। डन। उसने अपनी तरफ से पक्का कर दिया, और इसी अंदाज में नैन्सी ने भी। और यूं एक ऐसे रिश्ते का आगाज़ हुआ जिसमें सब कुछ था। दोस्तों जैसा प्यार, बहन भाइयों जैसा एहतराम, और दुश्मनों जैसी जिद। वो सच में जुड़वा बन गए। जो एक करता वही दूसरा करता। नैन्सी बहुत जल्दी घुल मिल गई। वो विलियम की क्लास में थी।
वो दोनों का कोर्स एक होता, असाइनमेंट एक होता, दोनों के होमवर्क एक साथ करते और दोनों को एक जैसे ही खेल पसंद थे। विलियम नॉर्मल होता गया। वो नॉर्मल बच्चों की तरह रद्द अमल ज़ाहिर करने लगा। खुशी का, गम का, गुस्से का, वो सब ज़ाहिर करने लगा। वो शरारतें करने लगा। हेलुसिनेशंस ख़त्म हो गए। सब ठीक हो गया। वो सब साथ बड़े हो रहे थे। मिस्टर जोसेफ उन्हें दुनियावी तालीम दिला रहे थे तो नैनी दीनी तालीम की तरफ तवज्जो दे रही थी। वो उन्हें हर इतवार चर्च लेकर जाती, उन्हें हर रात दर्स देती, उन्हें किस्से कहानियाँ सुनाती। जोसेफ पैलेस में ज़िंदगी गूंजने लगी थी और मिस्टर जोसेफ बेफिक्र होकर अपने काम की तरफ मुतवज्जा हो गए। उन्होंने बुलंदियों को छूना था, लेकिन वो बच्चों की तरफ से हरगिज़ गाफिल न हुए। उन्होंने डिसिप्लिन कायम रखा। उन चारों की पसंदीदा फिल्म द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया थी, जिसमें वो चारों बहन भाई खुद को पाते थे। पैलेस की बड़ी अलमारियों के अंदर छिपकर वो मूवी के सीन को रिक्रिएट करते थे। वो चारों एडमस के बेटे और बेटियां थे। तहखाने से उन्हें स्टूडियो के कुछ पुराने कॉस्ट्यूम्स मिल जाते, जिन्हें पहनकर वो चारों शहजादे और शहजादियाँ बने घूमते। जॉर्ज ज़्यादा पढ़ाई पर तवज्जो देता था, जबकि निसा थोड़ी कमगो और डरपोक थी, पर विलियम और नैन्सी हर काम में आगे थे। मिस्टर जोसेफ की गैर मौजूदगी में पूरे पैलेस उनके अताब के ज़ेर नज़र होता और ये सब हाई स्कूल तक चलता रहा। ज़िंदगी खूबसूरत थी, बिल्कुल किसी ख्वाब की तरह, पर यह ख्वाब ज़्यादा देर कायम नहीं रहा। फिर ज़िंदगी ने रुख मोड़ा तो सब बदलने लगा। वक्त ऐसे नहीं रहता और ज़िंदगी में होने वाले हादसात इंसान को बदल देते हैं, और ऐसे कई हादसे उनकी ज़िंदगी में पेश आए जिसने उन्हें बदल कर रख दिया। यह हो गया हमारा एपिसोड 4 पार्ट 1 कंप्लीट। और मिडिल चाइल्ड में इतनी खामियां होती हैं, मुझे तो आज पता चला। मैं मिडिल चाइल्ड हूँ और मेरी बहन ने इतना मजाक बना रखा है, जबकि मैं अपने तीनों भाई बहनों में सबसे ज़्यादा अम्मी की प्यारी हूँ। अम्मी सबसे ज़्यादा कहती है कि ये समझदार है, और अब ऐसा सुनने को मिल रहा है मिडिल चाइल्ड से। मेरी बहन ने इतना मजाक बना रखा है मेरा, मैं बता नहीं सकती। चलो जाने दो, ये पार्ट ऑफ जॉब था तो इतना सीरियस नहीं लेना। और अब समझ में आ रहा है, जो विलियम ने लिया था बदला लेने के लिए निकाह किया था, वो नाना थे उनके, जिससे वो बदला ले रहा था, जिन्हें जाकर निकाह के बाद वो दिखाया है अपना निकाह का पेपर। और जैसे उसने बदला लिया था फजर ने अपनी माँ के लिए, वैसे ही लिया था। और बात करें विलियम के डैड की, तो मतलब वो पहले ही इतने मुसलमान होने से चिढ़ते थे, तो उन्होंने मुसलमान से शादी भी की और मुसलमान उनका बेटा भी हो गया। अब आगे देखो क्या होता है। और मुझे लगता है विलियम का नाम जो वली है वो मॉम ने ही रखा है उसकी। और नील का कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, मतलब जो होता है ना एक फ़नी सा, कभी बोर नहीं होने देता, वो वाला कैरेक्टर लग रहा है। और अब पता चला वो नैन्सी है, इसकी कज़न, फर्स्ट कज़न विलियम की, जो इसे हेलुसिनेशन में दिखती है। और अब फजर दिखी थी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था, मतलब हेलुसिनेशन देखकर। और फजर की तरफ की स्टोरी अभी इस एपिसोड में नहीं दिखाई, तो अगले एपिसोड में देखते हैं, आएगी शायद इंशाल्लाह। फिर हाजिर खिदमत होंगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। खुदा हाफिज़।